सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है राहुल गांधी गए, बड़ी भीड़ आई। अरे बिहार में तो शाम में चाय पीने लोग इतने आ जाते हैं जितने रोड पे रहते हैं, कोई भीड़ नहीं आई। ये यात्रा फ्लॉप हो गई उनकी पूरी तरह। तो बिहार में एक ही इम्पैक्ट है, मोदी मोदी मोदी। मोहब्बत दुकान में नहीं मिलती, मोहब्बत दिल में मिलती है। ये दुकान वाले राहुल गांधी हैं जो मोहब्बत को भी दुकान में बेच रहे हैं। वाह राहुल गांधी, कभी पता नहीं किसी से मोहब्बत की है या नहीं। अलायंस में सब बढ़िया रहेगा। जीतने के बाद क्या आप नीतीश जी को बनाएंगे? मुझे तो लगता नहीं है। एकदम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। तो बीजेपी की सरकार आपको लगता है पक्का बन रही है? एनडीए की सरकार पक्का बन रही है। जिस तरह सूरज का उगना तय है उस तरह एनडीए की सरकार बनना तय है। इस बार हम 200 के पार जाएंगे। और राहुल गांधी जितना भी ड्रामा कर ले, वहाँ दिल्ली में भी भाई बहन घूमे थे, आया था 0। इस बार कांग्रेस 0 पे बिहार में आउट हो जाएगी। तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता के दर्जा लायक भी सीट नहीं मिलेगी। प्रशांत किशोर आजकल एक फैक्टर बहुत चल रहा है जी, सोशल मीडिया पे नहीं, हाँ। बिहार में जमीन पे भी जी देखते जी हैं। हाँ, वो तो सब जगह से लोग जमा करते हैं, एक जगह ले आते थोड़ा हैं। इस पे उसको आप कितनी तवज्जो देते हैं, पीके फैक्टर? और प्रशांत किशोर जी तो कहते हैं हम चांद ला के देंगे। तो चांद लाने की बात, वो तो यही हुआ जैसे माशुका को आशिक कहता है तुम्हें चांद के पार ले चलूंगा, और उसको यकीन भी हो जाता है कि अरे सही में चांद ला के देगा। तो यकीन हो रहा है पब्लिक को? कोई यकीन नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पे आप ज्यादा देख रहे हैं तो क्या समझ रहे हैं? आप बिल्कुल खारिज करते हैं कि बेकार है, मतलब कुछ नहीं चलने नहीं, वाला। बेकार नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं उन्होंने पार्टी बनाई है, वो कोशिश कर रहे हैं। चुनाव मैदान में आएंगे तो पता लगेगा ये विश्वास के पीछे क्या है? 200 तो रिजर्व है भाई। तो सर एसआईआर का मुद्दा गंभीर है, क्योंकि देखिए क्या लोगों गंभीर होगा? मेरी बात सुनिए, लोगों को ये मतलब चाहे गलत है सही है इसका मतलब बात की बात है, लेकिन लोगों को ये इंप्रेशन तो पड़ रहा है कि वोट काटे जा रहे हैं। 50 लाख 40 लाख वोट कटना, जहाँ पे बिल्कुल कांटे की टक्कर हो, कोई वजह मतलब एक संशय तो पैदा करती है। चुनाव में तो वोट कटवा सुना था हमने, लेकिन चुनाव से पहले वोट कटवा हो जाएंगे हम लोग। बांग्लादेशी का नहीं होगा, रोहिंग्या का नहीं होगा, जो पाकिस्तानी उनका नहीं होगा, और जो स्वर्ग में चले गए स्वर्ग से वोट डालने आएंगे। सर आपने वाजपेयी जी के साथ भी काम किया, आपने मोदी जी के साथ भी काम किया, दो दौर में क्या डिफरेंस दिख रहा है? ईमानदारी का आंसर दीजिएगा, डिप्लोमेटिक मत दीजिएगा। अभी क्या बेईमानी का लग रहा है आंसर आपको? नहीं, आप पत्रकारों में यही है कि हर बात पे ईमानदारी। आप तो ईमानदार होते नहीं सवाल पूछने। क्या बात करें, मैं इससे ज्यादा ईमानदार सवाल उसमें क्या क्या पूछूं? ईमानदार की बात है? हरदम ईमानदारी से शाहनवाज हुसैन हाजी है। हम सच बोलते हैं, और सच बोलते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कार्यकाल था वो हम लोग के लिए पिता तुल्य कार्यकाल था, और मोदी जी का जो कार्यकाल है वो बड़े भाई कुल कार्यकाल है। तो पिताजी के सामने तो सब नखरे भी चलते हैं, लेकिन बड़े भाई को लगता है कि ये टोक सकते हैं, डांट सकते हैं, पूछ सकते हैं, पुचकार सकते हैं। डांट पड़ी नहीं, मुझे मोदी जी ने कभी भी डांटा नहीं है। और जब मैं कोरोना में बीमार हुआ, बड़े बड़े जो नेता हमारी पार्टी के, वो फ़ोन उन नहीं किए, लेकिन मोदी जी का फ़ोन आया, 2 बार फ़ोन आया। मुझे सबसे ज़्यादा स्नेह, जो प्यार है, जो सबसे ज़्यादा स्नेह मिलता है वो अमित शाह जी से मिलता है। शाहनवाज जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आप आए हमारे स्टूडियो में, आज आके आप इंटरव्यू दे रहे हैं। अभी बिहार में चुनाव का माहौल है, और मैंने सोचा कि बिहार के नेताओं से बात की जाए, समझा जाए कि वहाँ पर क्या माहौल है। अभी आपने पीछे दौरा किया, कुछ रैलीज वगैरह भी की, और देखा जहाँ राहुल गांधी जा रहे हैं वहाँ आप जा रहे हैं, क्या सिलसिला क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपका ये इंटरव्यू देखने वाला सबसे बड़ा व्यूअर हूँ। जब भी जितने भी आपने इंटरव्यू किए हैं, वो कहते हैं ना, ओके बट फर्स्ट एएनआई। मैं अभी बिहार में था, और एएनआई की टीम इस बात की गवाह है, क्योंकि एएनआई ने पूरा कवर किया उसको। मैं 32 जिला कवर कर चुका हूँ, 6 जिले बचे हैं जहाँ जाना है। वहाँ भी अभी एनडीए का सम्मेलन हो रहा है। माहौल बताइए, पब्लिक एनडीए का सम्मेलन हो रहा है। हाँ। और मैं, देखिए, मैं इस बात का गवाह हूँ। एएनआई की मुझे पता है 2 टीम चल रही थी राहुल गांधी के पीछे, हमारे साथ भी एक टीम आपकी थी। मैंने देखा, मैं कभी आगे कभी पीछे, कोई जो सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है राहुल गांधी गए, बड़ी भीड़ आई। अरे बिहार में तो शाम में चाय पीने लोग इतने आ जाते हैं जितने रोड पे रहते हैं, कोई भीड़ नहीं आई। ये यात्रा फ्लॉप हो गई उनकी पूरी तरह, और उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि गांधी मैदान में वो रैली कर सकें। नुक्कड़ सभा में ये यात्रा समाप्त हुई। तो बिहार में एक ही इम्पैक्ट है, मोदी मोदी मोदी। कोई मोदी के अलावा इम्पैक्ट नहीं है।
नीतीश भी साथ में नीतीश कुमार की जोड़ी, मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी जो है अकाट है। क्योंकि नरेंद्र मोदी बिहार जा भी रहे हैं, पूर्णिया। आप जान रहे हैं पिछले 11 साल में 14 लाख करोड़ रुपया बिहार को दिया है। अभी 11 उन्होंने 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिया है, 98 स्टेशन का कायाकल्प किया है। उन्होंने बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। IIT, IIM, ट्रिपल IT भागलपुर में, IIM बोधगया में, IIT का विस्तार पटना में, दरभंगा में एम्स, दरभंगा में एयरपोर्ट, और चौथा एयरपोर्ट जो समर्पित हो रहा है सीमांचल, जहां बड़ी आबादी मुस्लिम समाज की है। मैं एक बात INI के ज़रिए कहना चाहता हूं कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो कोई जात देख रहे हैं, धर्म देख रहे हैं? सीमांचल में जो आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस दे रहे हैं, एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, इससे तस्वीर और तकदीर सबसे ज़्यादा तो मुसलमानों को फ़ायदा होगा। क्योंकि सीमांचल में बहुसंख्यक हैं मुस्लिम। कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, साथ का इलाका, और इस इलाके में बड़ी खुशी है। इस इलाके में इस बार कोई और नहीं चलने वाला। इस इलाका में एकदम NDA होने वाला है। क्योंकि हम लोग नरेंद्र मोदी जी के डिक्शनरी में हिंदू मुसलमान है ही नहीं। सिख ईसाई अगर आप पिछड़ा नहीं देखते, वो सीधे देखते हैं जो भारतीय है उसकी सेवा करनी है। और बिहार के लोग इस उनके शुक्रगुजार हैं कि बिहार के लिए इतना काम वो कर रहे हैं। आपको टिकट क्यों नहीं मिलती? हमें टिकट मिलती ना, हमें आपको पता है 6 बार लोकसभा का चुनाव में लड़ा हूँ। नहीं, मोदी सरकार जब से बनी है तब से उसके बाद की बात हो रही है, पहले की बात नहीं हो रही। हाँ, पहले तो आप यंगेस्ट मिनिस्टर थे। हाँ, मैं तो देखिए 98 में मुझे टिकट मिला, 99 में किशनगंज जहाँ कभी बीजेपी नहीं जीती मैंने कमल का फूल खिलाया। फिर उसके बाद भागलपुर में 2 बार, जहाँ कभी हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, नफरत की बयार बही थी, वहाँ मैंने मोहब्बत का फूल खिलाया। मोहब्बत की दुकान खोली? नहीं, दुकान वाला नहीं हूँ मैं। मोहब्बत दुकान में नहीं मिलती, मोहब्बत दिल में मिलती है। ये दुकान वाले राहुल गांधी हैं जो मोहब्बत को भी दुकान में बेच रहे हैं। वाह राहुल गांधी, कभी पता नहीं किसी से मोहब्बत की है या नहीं, इश्क फरमाया है या नहीं, लेकिन मोहब्बत दुकानों में नहीं मिलती। मोहब्बत की दुकान का मतलब बहुत गलत होता है। जो दुकान में, बाजार में मोहब्बत खरीदने जाते हैं उसको मोहब्बत की दुकान कहते हैं। ये क्या बात है मोहब्बत की दुकान? मोहब्बत तो दिल से होती है। मैंने इश्क किया है, मैंने मोहब्बत की है, मुझे पता है मोहब्बत आंखों से होती है, ये दुकान में थोड़ी मिलती है। तो आपने बताया नहीं कि आपको, अगर आप कह रहे हैं कि मुसलमान ना हिंदू देखते हैं, तो मुसलमान होने के नाते कि आपको लगता नहीं थोड़ा सा मुश्किल है बीजेपी में? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। ये सही है कि 14 के बाद मैं कोई चुनाव में मेरी पार्टी ने मुझे मौका नहीं दिया है। क्योंकि 19 में वो सीट अलायंस में चली गई, 24 में भी भागलपुर की सीट अलायंस में चली गई। लेकिन बीच में नरेंद्र मोदी जी ने मुझे MLC बनाया। सुशील मोदी जी की जो बची हुई टर्म था 3 साल के लिए, और उसके बाद 1 सवा साल के लिए मैं बिहार का उद्योग मंत्री भी बना। उद्योग का जाल बिछा दिया, 17 इथेनॉल प्लांट लगा दिया। आज किसान के चेहरे पे जो खुशहाली है, 800 रुपये मक्का मिलता था, आज 2200-2400 रुपये बिक रहा है। और बिहार का इथेनॉल, आप जानते हैं लोग कहते हैं बिहार में इंडस्ट्री नहीं, लेकिन ग्रेन बेस इथेनॉल इंडस्ट्री में बिहार नंबर 1 है। नहीं, पहचान नहीं, मैं कह रहा हूं कि हमने करके दिखाया। ठीक है, उसके बाद पार्टी ने मौका नहीं दिया मुझे उद्योग मंत्री या MLC का, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूं। तो मतलब कोई मुश्किल नहीं है बीजेपी में, मुस्लिम होने के नाते कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। जिस दिन मेरे साथ मुझे लगेगा कि मैं मुसलमान हूं, इसलिए मैं किनारे किया जा रहा हूं, तो मैं उस दिन से काम नहीं करूंगा। मेरा धर्म आड़े नहीं आना चाहिए। मैं कार्यकर्ता के नाते मेरी जो प्रामाणिकता है उस पर मैं खड़ा उतरूं, इस समझ के काम करता हूं। न मैंने धर्म के नाम पर कभी कुछ पार्टी से मांगा है, न मांगूंगा। ये सही है कि आज जात के नेता होते हैं, इस जात का 4% वोट है, किसी का कहते हैं 5% वोट है। आजकल तो जात की पार्टियां भी बन गई हैं, तो वो अलग है। लेकिन बिहार में तो अल्पसंख्यक की जो आबादी है वो 18% है, और हम उसको कैसे पार्टी से जोड़ें, इस काम में लगे हुए हैं। जुड़ रहे हैं लोग, जुड़ रहे हैं, मोदी जी के काम से जुड़ रहे हैं, नीतीश कुमार के काम से जुड़ रहे हैं। तो आज मैं वापस अलायंस पे आता हूँ कि अलायंस में सब बढ़िया रहेगा?
जीतने के बाद क्या आप नीतीश जी को बनाएंगे? मुझे तो लगता नहीं है। एकदम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। आज 15 तारीख है सर, तो आपका आज एक प्रेडिक्शन कर दीजिए, ये रिवाइंड हम करके दिखा सकते हैं ताकि 15 तारीख को 11:04 पे मैं ये कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार में जाएंगे। तो बीजेपी की सरकार आपको लगता है पक्का बन रही है? एनडीए की सरकार पक्का बन रही है। जिस तरह सूरज का उगना तय है उस तरह एनडीए की सरकार बनना तय है। इस बार हम 200 के पार जाएंगे। और राहुल गांधी जितना भी ड्रामा कर ले, वहाँ दिल्ली में भी भाई बहन घूमे थे, आया था 0। इस बार कांग्रेस 0 पे बिहार में आउट हो जाएगी। तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता के दर्जा लायक भी सीट नहीं मिलेगी। तो मैं वापस आता हूँ, प्रशांत किशोर आजकल एक फैक्टर बहुत चल रहा है जी सोशल मीडिया पे। नहीं, हाँ। बिहार में जमीन पे भी जी देखते जी हैं। हाँ, वो तो सब जगह से लोग जमा करते हैं, एक जगह ले आते थोड़ा हैं। इस पे उसको आप कितनी तवज्जो देते हैं, पीके फैक्टर? नहीं, हम तो अच्छी बात है, नई नई पार्टियां आ रही हैं, नई सपने कर रही हैं, तो वो जो सपने दिखा रहे हैं वो सपने तो हम ही पूरा कर सकते हैं। डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। तो वो ख्वाब हमने पूरा किया। हम इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, उद्योग लगा के दिखा दिया। तो अभी सरकार आएगी, अब नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, उद्योग भी होगा, रोजगार भी होगा। तो 50 लाख रोजगार तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिला ही है। आइंदा 1 करोड़ रोजगार देंगे। और प्रशांत किशोर जी तो कहते हैं हम चांद ला के देंगे। तो चांद लाने की बात, वो तो यही हुआ जैसे माशुका को आशिक कहता है तुम्हें चांद के पार ले चलूंगा, और उसको यकीन भी हो जाता है कि अरे सही में चांद ला के देगा। तो यकीन हो रहा है पब्लिक को? कोई यकीन नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पे आप ज़्यादा देख रहे हैं तो क्या समझ रहे हैं कि वही होता है? हमारी जो टीम ग्राउंड्स पे कहते हैं कि बड़ी भीड़ हो रही है, ग्राउंड स्वेल हो रहा है। हाँ, वो पूरे इलाके से लोगों को जमा करते हैं, 2-3 जिला से एक जगह लाते हैं। सर फिर ऐसा बोले, आप आपकी लोगों के टीम साथ भी जाती काम है। किया हुआ है उन्होंने, आप लोगों की पार्टी के साथ भी काम नहीं, किया। हमारे यहाँ स्ट्रेटजी में थे, हमारे यहाँ स्ट्रेटजी में अभी भी बहुत लोग काम कर रहे हैं। तो जो अभी काम कर रहे हैं वो सब लोग अगले साल पार्टी बना लेंगे क्या? स्ट्रेटजी में हर पार्टी के साथ स्ट्रेटजिस्ट होते हैं। सब कहते हैं वो किंग मेकर है, तो किंग क्यों नहीं बन सकते? किंग मेकर किंग क्यों नहीं बन सकता? अब मान लीजिए आप एएनआई की टीम है, आप सबको ज़्यादा दिखाते हैं और आप दिखते हैं, तो आप कहिए कि जब आप ज़्यादा दिख रहे हैं तो आप भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो काम की महारत जिसमें है, स्ट्रेटजिस्ट का मतलब है नारे लिखना, पोस्टर बनाना, माहौल बनाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, बढ़ चढ़ कर बताना कि साहब 500 सीट आएगा। बिहार में सीट है 243, बता दीजिए। जब बताने में क्या जाता है? सोशल मीडिया पे जो ज़्यादा दिख रहा है, एजाज खान को 6 मिलियन फॉलोअर हैं, अब वोट आया था 130-40 बस। ऐसा थोड़ी होता है। सोशल मीडिया पे जो ज़्यादा है वो चुनाव लड़ने आएगा तो वो आ आप जाएगा। बिल्कुल खारिज करते हैं कि बेकार है, मतलब कुछ नहीं चलने नहीं, वाला। बेकार नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं उन्होंने पार्टी बनाई है, वो कोशिश कर रहे हैं। चुनाव मैदान में आएंगे तो पता लगेगा। लेकिन हमें इतना बात मालूम है कि 200 सीट से ज़्यादा हम जीतने वाले हैं। बाकी बची सीटों में उनका कंपटीशन है, कांग्रेस से है, उनका राजद से है। ये विश्वास के उनमें पीछे कितनी क्या है? सीटें? 200 तो रिजर्व है भाई, कोई शक नहीं। और एसआईआर का क्या? मोदी और नीतीश के खाते में, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के खाते में, सम्राट चौधरी के खाते में 200 सीट तय है। और 200 के बाद उसमें भी हमारा दावा है, यानी 43 में भी हम देखेंगे कि हम कितना लेते हैं। सर ये आपका और बयान ये- भारी ना पड़ जाए, ध्यान ये रखिए। बयान ये रिकॉर्ड हो रहा है सब। ये 11:07 पे इसको रिकॉर्ड कीजिएगा। और हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने 2010 में 200 पार करके दिखाया है। 2010 में हमने 200 सीट जीत के दिखाई है। तो हम परफॉर्मर हैं। जिसने डबल सेंचुरी मारी हुई है वही मार कर दिखाएगा। तो हम बोल रहे हैं तो तर्क के साथ बोल रहे हैं। कोई आप हमारी इस बात को खारिज कर दें कि नहीं जी आप तो बोल रहे हैं प्रशांत किशोर की तरह कि नई बात बोल रहे हैं, हम तो वोट करके काटने दिखाएं। क्या वोट काटना जो बोल रहे हैं, वोट चोर, गद्दी छोड़ और ये सब जो मतलब जो इस तरह के बयान चोरों से और क्या उम्मीद है? जो चोरी में खुद ही नेशनल हेराल्ड में वो हैं जमानत पे, एक लैंड फॉर जॉब में है जमानत पे, वो कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री। भारत का सौभाग्य है कि भारत को एक ऐसा नेता नरेंद्र मोदी के तौर पे मिला है कि देश के लोग छाती गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमें कोई नेता मिल गया, कोई मिल गया है। और जो मिल गया उसको कोई छोड़ने वाला है? और उसको आप कहेंगे वोट चोर, जो देश में बहुमत से जीता हो। आज देखिए उनकी सभाओं में अब लाख पैमाना नहीं रहा है। मोदी की सभा का पैमाना हो गया है 5 लाख, 4 लाख,
अभी तो आपने खुद बोला कि जो बिहार में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बिहार में भीड़ इकट्ठी रोड शो वाली भीड़ कह रहे हैं। आपका कैमरामैन साथ था मेरा, मैं जिस शहर में गया हमारी भीड़ भी कम नहीं थी, लेकिन क्या है कि मैं किसी परिवार का, मैं पारिवारिक बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो आपने उसको चर्चा नहीं है कि मैं इतना घूमा हूँ। मैं जब 32 जिले घूमा, वो अगर 15 दिन घूमे, मैं महीनों से घूम रहा हूँ, तो चर्चा क्यों नहीं होगी? नहीं, आप कह रहे हैं ना भीड़ कोई पैमाना नहीं होती बिहार में, तो नहीं, 4 लाख भीड़- 5 लाख अगर आ रहे हैं नहीं मोदी नहीं, जी में, वो तो भी मोदी जी को मैंने देखने तो रोड पे कहा हाँ। कि रोड में शाम में 4 से 6 बजे नवीन कपूर एक रथ पे बैठ जाएं और चले जाएं, हाँ। तो भीड़ आ जाएगी। अरे कौन आया कौन आया, कोई बहुत अच्छे हैवी वेट नेता आए हैं भाई, चला जाए उनसे मिला जाए, तो भीड़ आपको भी मिल जाएगी। बिहार के लोग शाम में निकलते हैं घूमने, हम लोग पार्क उर्क में नहीं घूमते, हम लोग रोड पे ही घूमते हैं। तो सर एसआईआर का मुद्दा गंभीर है, क्योंकि देखिए क्या लोगों गंभीर होगा? मेरी बात सुनिए, लोगों को ये मतलब चाहे गलत है सही है इसका मतलब बात की बात है, लेकिन लोगों को ये इंप्रेशन तो पड़ रहा है कि वोट काटे जा रहे हैं। 50 लाख 40 लाख वोट कटना, जहाँ पे बिल्कुल कांटे की टक्कर हो, कोई वजह मतलब एक संशय तो पैदा करती है। चुनाव में तो वोट कटवा सुना था हमने, लेकिन चुनाव से पहले वोट कटवा हो जाएंगे हम लोग? क्या बात कर रहे हैं? जो भारत का नागरिक है, जो भारत की मिट्टी में पैदा हुआ, जो यहाँ का नागरिक है, उसका वोट का अधिकार दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। ये हमारा अधिकार है, सबका होगा, लेकिन बांग्लादेशी का नहीं होगा, रोहिंग्या का नहीं होगा, जो पाकिस्तानी उनका नहीं होगा। और जो स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग से वोट डालने आएंगे, और पवन खेरा टाइप के जिनके 2 वोट बने हुए हैं, 2 ईपी के नंबर है, उसका 1 वोट तो कटेगा। तो अगर वो कट जाएगा तो हमें वोट कटवा कह देंगे आप? आपने बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया सर ये। हाँ सही कह रहा हूँ। तो इलेक्शन कमीशन क्यों डिफेंड नहीं कर पा रहा अपने आपको ठीक से? इलेक्शन कमीशन को हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जो वैलिड वोटर है, जो बोनाफाइड वोटर है, उसका वोट नहीं कटा। 99% लोगों का तो वोट आ ही गया, और जिनका 2 वोट था वो कट गया, जो मर गए उनका कट गया, यही वोट कटा है, और किसी का वोट नहीं कटा है। सर आपकी पार्टी ने अभी मतलब आरएसएस और बीजेपी दोनों ने एक रीच आउट की कोशिश की है मुस्लिम समाज से। उन्होंने बोला कि हर जगह मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, और हर इस तरह के बयान आए हैं आरएसएस से। एज अ मुस्लिम लीडर फ्रॉम बीजेपी, हाउ डू यू लुक एट दिस? देखिए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, मैं भी, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं 1990 से गुरु दक्षिणा करता हूँ, संघ की शाखा में जाता हूँ। ओके। और मैं ये देखता हूँ कि कभी जो बड़े लोग हैं, मुझे बहुत सौभाग्य रहा कि मैं रज्जू भैया जी जब सरसंघ चालक थे, और मैंने वीर सावरकर एयरपोर्ट बनाया था, अडवाणी जी के हाथों से उद्घाटन हुआ था। हम लोगों का युवा मोर्चा का सपना था, उमा भारती जी ने तय किया था कि इस एयरपोर्ट, बिलेर एयरपोर्ट का नाम वीर सावरकर एयरपोर्ट का नाम। तो जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर बना, तो मैंने अपने कलम से उसको आगे बढ़ाया, कैबिनेट ले गया, अटल जी ने उसको पास किया, अडवाणी जी गए थे। तब मैं तरुण विजय जी के साथ, मैं आपको सोर्स भी बता दूं, कई बार क्या होता है आपके पॉडकास्ट में और आपके साथ आगे कई नेता बहुत झूठ बोलते हैं, वो मैंने पकड़ा है उनको। अच्छा। लेकिन मैं उसमें तर्क के साथ कह रहा हूँ कि जब तरुण विजय जी के साथ में गया, तो सरसंघ चालक जी ने मुझे एक शॉल उड़ाया, श्रीफल दिया रज्जू भैया जी ने, स्वर्गीय रज्जू भैया जी, और कि हमने उस एयरपोर्ट का नामकरण किया। तो मैं स्वर्गीय सुदर्शन जी जो सरसंघ चालक थे, उनके साथ भी बहुत नज़दीकी से काम किया, बहुत बड़े लोगों के साथ, सबका नाम लेना ठीक नहीं। और मैंने अटल जी, अडवाणी जी के साथ भी काम किया, मैंने मोदी जी के साथ भी काम किया। जो हमारे संघ और बीजेपी के बड़े नेता हैं, हिंदू मुसलमान उनको छू नहीं सकता, लेकिन कुछ छोट भैये जो नीचे होते हैं ना, वो ऐसा ड्रामा कर देते हैं कि लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या संघ कोई मुसलमानों के खिलाफ है। कौन है छोटे भाई? कभी भी मुसलमानों के खिलाफ हम नहीं। तो इन छोटे भाइयों पे कोई क्रैकडाउन अब क्यों नहीं होता? जो कोई एक्शन क्यों नहीं होता? अब जब सरसंघ चालक जी कह रहे हैं कि जो भारत के मुसलमान हैं वो इसी मिट्टी के हैं, हम उनको लेके चलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलीला मैदान से कहा कि जो भारत के मिट्टी के मुसलमान हैं, वो कोट याद कीजिएगा, उनको कोई भी भारत की भूमि से बाहर नहीं कर सकता। जब सीए को लेकर आंदोलन हो रहा था, उसके बाद उनकी सभा हुई थी। तो जो मुस्लिम हैं, जो भारत माता की जय करेंगे, जननी मातृभूमि को प्यार करेंगे, जो इसको मादरे वतन मानेंगे, जो इसको हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे,
उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो उसको हम अपनी छाती से लगाने के लिए तैयार हैं। ये है संघ और भारतीय जनता पार्टी। अब होता अब सोशल मीडिया पे ट्रोलर बैठे हुए हैं, कुछ बयान दीजिएगा तो उसको हिंदू मुस्लिम कर देंगे। इसलिए सरसिंघ चालक जी ने कहा कि हर मंदिर में शिवलिंग मत तलाशो। ठीक है, काशी मथुरा अयोध्या ये विवाद के विषय हैं, और अयोध्या के आंदोलन में बीजेपी भी पालमपुर में प्रस्ताव पारित करके उसमें गई, और अयोध्या में कोर्ट का निर्णय आया। हम सब ने कहा था जो कोर्ट का निर्णय होगा वो स्वीकार होगा, और मैं प्राण प्रतिष्ठा में मुझे वीवीआईपी पास मिला था, अगली पंक्ति में मुझे बैठाया था, मैं उसमें था। और मुझे इस बात की खुशी है कि सीता जी के मंदिर का शिलान्यास हुआ, मैं भी वहाँ था। तो भगवान श्री राम हो या सीता जी हो, वो भारत के संस्कृति के प्रतीक हैं, उन पर गर्व करना चाहिए हिंदू मुसलमानों दोनों को। ठीक है, पूजा पद्धति अलग है, लेकिन हम अपना धर्म बदल सकते हैं, संस्कृति नहीं छोड़ सकते। संस्कृति तो संस्कृति है, ये कल्चर है हमारा। और आप देखिए इंडोनेशिया इस्लामिक मुल्क है, वहाँ रामलीला होती। वहाँ के राजा थे सुकार्नो, उनकी 2 बेटी थी, एक कुसुमावती देवी एक मेघावती देवी, 2 नाम थे। और यहाँ नाम रख लिए तो कहेंगे हिंदू हो गया। वहाँ की एयरलाइन का नाम गरुड़ एयरलाइन था, यहाँ एयर इंडिया लिखना पड़ता है। यहाँ गरुड़ लिख दीजिए तो सब कहेंगे कि साहब हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। एक आईफोन आ रहा है ऑरेंज, तो कह रहे हैं कि उसका आईफोन का अब आईफोन ऑरेंज आ रहा है। हाँ। आप अगर मुझे गिफ्ट करेंगे मैं आराम से रखूंगा उसको, क्योंकि भगवा रंग का आ रहा है। अब ये नेता और मीडिया को ना एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहिए ना गिफ्ट लेना चाहिए। तो भाई भगवा वो बड़ी कीमती है। हम अभी पेंशन पे चल रहे हैं, 53,000 रुपया मेरा एमएलसी वाला पेंशन है, 30,000 रुपया पेंशन मिल रहा है हमको। आजकल मैं पेंशन वाला हो गया हूँ इस उम्र में। मतलब मैं क्या नेताओं को भी पेंशन की टेंशन होती है? ये तो मिडिल क्लास लोगों की कहाँ होती है? और कोई इंडस्ट्री चल रही है क्या हमारी? इंडस्ट्री मिनिस्टर आप रहे हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे हैं, और वो पेंशन की बात कर रहे हैं। बताइए मतलब मिल ही रही है, क्या असर रहा है? यहाँ पूर्व उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ जी, वो पेंशन ले रहे हैं। वो तो बहुत बड़े वकील मतलब सुप्रीम कोर्ट के नामी जानी वकील में से, अगर वो ले रहे हैं। चलिए अब आप मुझे मेन मुद्दे पे आने दीजिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ, उसमें आपके दोनों परम मित्र, मतलब मैं तो बाहर से देखा है कि आपके काफ़ी करीबी हैं, रूडी जी भी और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो भी, जो पीछे से लड़वा रहे थे वो भी। आप जानते हैं मेरे से क्यों, जो व्यक्ति लड़वा रहे थे, बिना नाम के मैं कोई जवाब। निशिकांत दुबे अगर आप मानते हैं पीछे से, तो इस पर आपको क्या कहना है? ये बीजेपी की अंतरकला हो गई है क्या है? देखिए मैं कन्विंस हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बहुत अच्छा बना हुआ है। पहले खंडर होता था, ये आप भी कन्विंस होंगे, वो बेहतरीन काम हुआ है। रूडी जी वहाँ पे सेवा दे रहे हैं, तो मैं इसमें रूडी जी को ये रहना चाहिए। जब उन्होंने नॉमिनेशन किया तो हम उनके साथ थे, इसमें कोई शक नहीं, इसको कोई छिपाने की भी बात नहीं। वो निशिकांत जी हमारे मित्र हैं, उन्होंने मुझे जब फ़ोन किया तो मुझे उन्होंने कहा कि आप तो उन्हीं के साथ रहेंगे, ये पता है उनको। लेकिन वो बता के चुनाव लड़े, वो बलियान जी के साथ थे, बता के थे। और दोनों रूडी जी और निशिकांत जी दोनों मेरे मित्र हैं। निशिकांत जी तो मेरे बाल सखा हैं, दुख सुख के साथी। मैं अपना कोई दुख सुख होता है तो निशिकांत जी को ज़रूर शेयर करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं जो मैं उनसे शेयर नहीं करता। और वो भी अपनी कोई बात होती है हमसे शेयर करते हैं, हमारी पुरानी मित्रता है। और रूडी जी और निशिकांत जी भी मित्र हैं। और थोड़ा मित्रों के बीच में स्कूल के मॉनिटर का जब चुनाव होता है था तो दो हाइप कैसे हो गया? नहीं, कोई हाइप नहीं हुआ। रूडी जी और निशिकांत जी मित्र थे, मित्र हैं, मित्र रहेंगे। थोड़ी आपस में भी तो आपने सगे भाइयों में नहीं होता। आपने मीडिएशन करी है लगता है? नहीं, हम मध्यस्थता, हम यूनाइटेड नेशन वाला काम किया। हम ये मानते हैं कि बिलो द बेल्ट किसी को नहीं होना चाहिए और एक साथ ही काम करना है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हम सबको भारतीय जनता पार्टी में काम करना है। हमको विरोधी से लड़ना है, अपनों से थोड़ी लड़ना है। अपनों से और ये कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, एक बयान निशिकांत जी ने दिया, एक बयान रूडी जी ने दिया, और वो हो गई, बात खत्म हो गई। अब कोई ऐसी बात नहीं है, दोनों पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पीस हो गया, समझौता हो गया। समझौता, एक साथ काम कर रहे हैं, एक पार्टी के वर्कर हैं, दोनों के दिल में कमल है।
तो हम लोग कमल क्लब वाले लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बात है वो बात, हमारा तो कमल क्लब है। और बलियान जी भी हमारे दोस्त हैं, और वो चुनाव लड़े और वो बड़े ईमानदार हैं। उन्होंने कहा भाई जी मुझे पता है कि आप वोट कहाँ दोगे, उनको पता था कि मेरी रूडी जी की दोस्ती है। हाँ, निशिकांत जी अगर खड़े होते और रूडी जी खड़े होते तब मुझे लगता कि मैं क्या करूं, क्योंकि जितने रूडी जी मेरे प्यारे हैं उतने निशिकांत जी भी प्यारे हैं। सर आपने वाजपेयी जी के साथ भी काम किया, आपने मोदी जी के साथ भी काम किया, दो दौर में क्या डिफरेंस दिख रहा है? ईमानदारी का आंसर दीजिएगा, डिप्लोमेटिक मत दीजिएगा। अभी क्या बेईमानी का लग रहा है आंसर आपको? आप पत्रकारों में यही है कि हर बात पे ईमानदारी, आप तो ईमानदार होते नहीं सवाल पूछने। क्या बात करें, मैं इससे ज्यादा ईमानदार सवाल इसमें क्या ईमानदार की बात है? हरदम ईमानदारी से शाहनवाज हुसैन हाजी है 3 बार। नहीं, ईमानदारी और डिसऑनेस्टी की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं एक डिप्लोमेटिक मैं आंसर आपको बता रहा हूं, मैं 3 बार हज किया हूं, आपको लिखना चाहिए हाजी सैयद शाहनवाज हुसैन। मैं एक सुन्नी सैयद घराने में पैदा हुआ हूं और हमें बचपन से कहा गया झूठ बोलने पे पिताजी गर्म पानी से अगर गाली बोली या झूठ बोलिए तो कुल्ला करवाते थे। हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम सच बोलते हैं। और सच बोलते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कार्यकाल था वो हम लोग के लिए पिता तुल्य कार्यकाल था, और मोदी जी का जो कार्यकाल है वो बड़े भाई कुल कार्यकाल है। तो पिताजी के सामने तो सब नखरे भी चलते हैं, लेकिन बड़े भाई को लगता है कि ये टोक सकते हैं, डांट सकते हैं, पूछ सकते हैं, पुचकार सकते हैं। डांट पड़ी नहीं, मुझे मोदी जी ने कभी भी डांटा नहीं है, मुझे हरदम प्यार किया है। और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में था, वो प्रभारी थे, वो हरदम उनसे बहुत कुछ सीखा है हमने। और ये भी देखा है कि जब मैंने मेडन स्पीच दी थी पार्लियामेंट में अयोध्या पे, तो उसके बाद दूसरे दिन वेंकैया नायडू जी के यहाँ एक लंच था और मोदी जी वहाँ मिले और उन्होंने पीठ ठोकी, गले से लगाया और कहा पार्लियामेंट में तुमने बहुत अच्छा बोला, तुमने आज टेलीग्राफ पढ़ा है? मैंने कहा नहीं सर, मैं तो हिंदी अखबार ही पढ़ लेता हूँ। तो उन्होंने कहा पढ़ो, उसमें लिखा है ए टोकन मुस्लिम लीडर डिलीवर। वो टोकन सही नहीं लिखा, लेकिन तुमने सही बहुत बढ़िया बोला, बहुत बधाई। तो रिश्ता रहता है। और जब मैं कोरोना में बीमार हुआ, बड़े बड़े जो नेता हमारी पार्टी के वो फ़ोन उन नहीं किए, लेकिन मोदी जी का फ़ोन आया, 2 बार फ़ोन आया हॉस्पिटल में, केयर करना, बिहार का चुनाव हो रहा है, जल्दी निकलने की बात मत करना जब तक ठीक ना हो। तो बड़े भाई की तरह वो केयर करते। कहाँ प्रधानमंत्री, वो भी इतना लोकप्रिय, देश का इतना बड़ा नेता, दुनिया का बड़ा नेता, और हमारे माता पिता नहीं हैं। जब मोदी जी का फ़ोन आया कोरोना में तो मेरी आंख नम हो गई कि बताइए कैसे मेरी फिक्र कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, बड़ी देर बात की, कि ऐसी कमजोरी तो नहीं लग रही। तो अब मैंने उस वक्त ये ट्वीट भी कर दिया था, तो मुझे बड़ा मैं भावुक हो गया था कि भाई कुछ न, मोदी जी, कई बार लोगों को लगता है कि जो जिसको मंत्री बना दिया वो मोदी जी के बड़ा नज़दीक है, जो बड़े पद पे चला गया, पार्टी का महामंत्री बन गया, उपाध्यक्ष बन गया, वो मोदी जी के बड़ा नज़दीक है, और हम लोग नहीं बने तो हम लोग बड़े दूर हैं। ऐसा नहीं है, मोदी जी रोल करते हैं, सेवा करना है, कोई मंत्री के रूप में, कोई संगठन के रूप में, कोई कार्यकर्ता के रूप में, सबको एक निगाह, एक नज़र से अगर कोई देखते हैं तो वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं, जिस पर हमें गर्व है। और मुझे सबसे ज़्यादा स्नेह, जो प्यार है, जो सबसे ज़्यादा स्नेह मिलता है वो अमित शाह जी से मिलता है। कभी भी बड़ा बड़ा नेता, मैं कई बार कहता हूँ कि मैं कई मंत्रियों को भी फ़ोन करता हूँ, मुझे कई बार बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मंत्री जी लोग ज़्यादा व्यस्त होते हैं, लेकिन अमित शाह जी को कॉल कीजिए, कॉल बैक ज़रूर आएगा, आपकी चिंता ज़रूर करेंगे। हम सबको, जो हमारे पीढ़ी के नेता हैं 50+, उसके लिए अब मोदी जी तो हम सबके अम्ब्रेला हैं ही, लेकिन अमित शाह जी विशेष चिंता करना, विशेष केयर करना, और उनको कोई बना नहीं सकता, कोई जाके उनको भड़का नहीं सकता। कई बार होता है कि कई लोग जाएंगे कि साहब शाहनवाज ऐसा बोल रहा था, वो समझ जाते हैं इसका एजेंडा होगा, क्योंकि कई कान फुकवा नेता हैं, ये बड़ा अच्छा, वो जाके झूठी झूठी बात कह देंगे, शाहनवाज ऐसे कर रहा है, शाहनवाज ऐसे कर रहा है, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनके सामने गलत बयानी कोई कर दे। तो आज बीजेपी का सौभाग्य है कि एक फादर फिगर के तौर पे, बड़े भाई के तौर पे नरेंद्र मोदी जी हैं, और
हम लोगों के बारे में चिंता करने वाले अमित शाह जी भी। मैं आखिरी पड़ाव पे आ रहा हूँ सर, अब टाइम हो गया आपका जाने का भी। अभी एक क्रिकेट मैच हुआ भारत और पाकिस्तान का, इस पर लोगों ने बहुत आपत्ति करी कि नहीं होना चाहिए था। पहलगांव में जो हमला हुआ उसके पीछे पाकिस्तान था, और दूसरा फिर इंडियन टीम ने खेला तो सही लेकिन उनसे हैंडशेक नहीं किया। तो क्या करें, वो तो बहुत अच्छा किया इंडियन टीम ने। बट ये हैंडशेक मैच क्या है? होना नहीं चाहिए था। इंडियन टीम ने तो मारा तमाचा, उसको पहली बॉल पे उड़ा दिया उसका विकेट, और 22 मिनट में घुटना टेकवा दिया था ऑपरेशन सिंदूर में, और यहाँ 15 ओवर में घुटना टेक दिया पाकिस्तान ने, ऐसे बैठ गया आके, तो जवाब मिला। लेकिन ये बायलेटरल सीरीज नहीं थी। जो आपके व्यूअर हैं उनको बताऊं कि ये ओलंपिक में पाकिस्तान भी जाएगा, तो हम क्या कहें, हम नहीं जाएंगे। वर्ल्ड हॉकी लीग होगी, उसमें पाकिस्तान भी जाएगा। तो जो बट देश का ICC सेंटिमेंट, अरे साहब, ICC का टूर्नामेंट जो होता है, या इन टूर्नामेंट में अगर आप नहीं खेलेंगे तो आपको बाहर आना है उससे। सर इंडिया को कौन बाहर निकाल सकता है नहीं क्रिकेट में? एकदम ये नियम बने हुए हैं साहब। अगर आप खेलने से मना करेंगे तो आप बाहर आएंगे। हमने खेला और हमारे लोगों ने हैंडशेक भी नहीं किया, तमाचा मारा और 15 ओवर में ही घुटना पे ला दिया। वो 22 मिनट का रिकॉर्ड था, ये 15 ओवर में ही कहा चल भाग यहाँ से। जो मतलब आपको लगता है जो इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी है पाकिस्तान को लेके खासकर और चीन को लेके, ये एक अच्छे कदम से चल रही है? इंडिया ने पाकिस्तान का ये हाल किया है कि भीख का कटोरा लेके घूम रहा है पाकिस्तान सब जगह। पूरी दुनिया में उसकी कोई भी हैसियत नहीं, कोई वजूद नहीं। वो सिर्फ कभी अमेरिका, कभी चाइना, कभी सऊदी अरब, इनकी चमचागिरी करके जी रहा है। और जो खैरात ज़कात मिलता है, उसके जो दान है, दान पे जीने वाला वो देश है। दान में मिला भी था, उसके भाग में ही दान लिखा हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी की हैसियत बढ़ी पूरे दुनिया में। SCO मीटिंग को आप लोगों ने कवर किया, सबसे बड़ी हैसियत उनकी बनी है पूरे दुनिया में। आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेता हमारे पास है, ये हम सबका सौभाग्य। लेकिन ऑपोजिशन कहती है कि सरेंडर कर दिया। ये तो राहुल गांधी की वर्ड है ना, जिसने 22 मिनट में पाकिस्तान को घुटने टेकवा दिया, एटम हैकरी निकाल दी, घुसकर मारा, उसको सरेंडर कहते हैं। ये राहुल गांधी इसी तरह की भाषा बोलते हैं, और इनके कौन सलाहकार हैं, इस तरह की भाषा बोल के देश में बहुत अलोकप्रिय हो रहे हैं वो। मैं लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आपके मैंने देखा कि संबंध बाय पार्टीजान है। आपके यहाँ जो ईद की दावतें होती हैं उसमें मैंने देखा कई बार ऑपोजिशन के भी बड़े कद्दावर नेता, शुरू में प्रधानमंत्री सब आए। तो क्या चक्कर, क्या आप सबसे बना के रखते हैं या आपका सबसे स्नेह है? नहीं, मेरा या आप ऑल पार्टी लीडर है? नहीं, मैं वो ऑल पार्टी सर्वदलीय नेता नहीं हूँ। मैं कभी बिलो द बेल्ट किसी पे कोई बातें नहीं करता। इतना कुछ आपने राहुल गांधी के बारे में बोल दिया सर। आप कुछ बिलो द बेल्ट कुछ भी नहीं बोला। मैंने तो यही कहा कि नेशनल हेराल्ड में जमानत पे हैं, यही कहा है। और क्या कहा? उनकी कोई निजी बात कही है हमने आपको? जो मैं है कोई निजी बात उनकी? निजी बातें तो निजी होती हैं, उसको क्या बताने। कोई भी मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में मैंने बहुत सीखा है। अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं व्यवहार कुशलता सीखता हूँ, और मैं जानता हूँ कि अगर आप किसी को गाली दोगे तो पलट के भी गाली मिलती है। तो विपक्ष में कौन से नेता आपके बहुत करीबी रहे हैं? कुछ बताइए उनका एक छोटा सा किस्से, एक दो बताएंगे तो। देखिए, लोगों के ना रेगुलर आपसे बात होती रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पता होनी चाहिए लोगों को। देखिए, हमारे तो सबसे करीबी नेता मनमोहन सिंह जी थे विपक्ष के। ऐसे मेरे बहुत दोस्त हैं कांग्रेस में भी। सचिन पायलट मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। आप सब उन सबकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? नहीं, कोई मुश्किल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जब मैं मुझे हार्ट अटैक हुआ मुंबई में जी, तो वो बड़ा, हाँ, तो अमित शाह जी का फ़ोन आया, नड्डा जी का फ़ोन आया, पार्टी में भी चंद लोगों का फ़ोन आया, और बाकी लोग व्यस्त होंगे उनका नहीं आ पाया। लेकिन सचिन पायलट का फ़ोन आया, राज ठाकरे का फूल आया। तो सचिन पायलट ने फ़ोन करके पूछा कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। और कई संतों का फ़ोन आया। आचार्य महाशर्मन जी जो जैन समाज के बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने 10 लोग भेजे। उन्होंने कहा कि तो आपका मुस्लिम होने के बाद भी संतों से काफ़ी लेना। मेरा बहुत है। मेरा अवधेशानंद गिरी जी से, कैलाशानंद जी से, मेरा स्वामी रामदेव जी से, मेरा आचार्य महाशर्मन जी के तो गुरु पूर्णिमा पे मैं उनके कार्यक्रम में जाता ही। टोटली सेफ्रोनाइज्ड है? मतलब आप सेफ्रोनाइज नहीं है, मैं भारतीय, मुझे कहिएगा मैं भारतीय तत्व है।
और मुस्लिम लीडर्स कैसे आपसे फिर वास्ता रखते हैं? मैं सबसे अच्छे रिश्ते हैं, नाम बता दूंगा तो उनकी मुश्किल बढ़ जाएगी। मेरे जितने इमाम हैं, लीडर हैं, उन सबसे अच्छे रिश्ते हैं। क्योंकि देखिए, मैं वो ढोंग नहीं करता, मैं बीजेपी में मुसलमान बन के रहता हूँ। मेरी पार्टी कभी नहीं कहती, आजकल फैशन हो गया है, आप मुसलमान बन के बिहेव ऐसा कर रहे हैं जैसे बहुत बड़े सनातनी हो, तो कन्वर्ट हो जाओ ना वसीम रिजवी की तरह। हमारी पार्टी कभी नहीं कहती, हमारी पार्टी कहती है आप अपने धर्म पे चलिए लेकिन भारत की संस्कृति की इज्जत कीजिए। हम यही करते हैं। मैं अपने धर्म पे चलता हूँ लेकिन मैं सब धर्मों की इज्जत करता हूँ, और मैं दिखावे के लिए नहीं करता कि ऐसा बोलो जिससे आजकल फैशन हो गया है कि अगर आप हिंदू होगे हिंदू को गाली दीजिए तो सेकुलर, आप मुसलमान होगे मुसलमानों के खिलाफ बोलिए तो बहुत बड़े राष्ट्रवादी। और जो हिंदू समाज के लोग भी हैं वो भी समझते हैं कि जब ये अपने कौम का नहीं हुआ, कोई अपने बाप का नहीं है तो वो आपका होगा। कोई अपने मज़हब पे नहीं चला, अपनी मज़हब को गाली दे रहा है तो आपकी मज़हब की इज्जत क्या करेगा? तो ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं तो बहुत गर्व के साथ कहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ। मेरी पार्टी ने कभी नहीं कहा कि तुम अपने धर्म के खिलाफ बोलो, कभी नहीं कहा, और न कहेगी मेरी पार्टी। चलिए, अभी आपको काफ़ी वो भी करना है, कैंपेन वगैरह, और क्या लड़ने का भी कुछ प्लान तो नहीं है आपका कहीं इस बार? कुछ हमारे लड़ने से कहाँ होता है, हम तो, मेरे बारे में निर्णय तो मेरी पार्टी करती है। पार्टी कहेगी, जिस मोर्चे पे लगा देगी। पार्टी ने एक बार कहा जाओ किशनगंज, तो लोकसभा का चुनाव लड़े, कमल का फूल खिलाया पहली बार। पार्टी ने कहा जाओ भागलपुर, भागलपुर में मोहब्बत का फूल खिला के दिखाओ, वो किया। पार्टी ने कहा जाओ कश्मीर, आपने कवर किया था, कश्मीर में भी फूल खिलाया। पार्टी कह रही है जाओ बिहार, तो बिहार में पूरे बिहार में घूम रहे हैं। और एनडीए की सरकार बनाना, 200 से ज़्यादा सीट जीतना, उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे। और पार्टी चुनाव में कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, इसका फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व को करना है। थैंक यू सर, आपने बहुत बहुत कैंडिडली अच्छी शुक्रिया बात सर। करी। थैंक यू सो मच।